जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम यूरोप के राष्ट्रवाद को पढ़ रहे थे, यूरोप के राष्ट्रवाद को समझ रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यूनान के राष्ट्रवाद को समझा था, जाना था, जिसमें हम लोग इटली के एकीकरण को भी समझ चुके हैं, जर्मनी के एकीकरण को भी समझ चुके हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि सिर्फ इटली के एकीकरण या जर्मनी के एकीकरण से पूरा यूरोप का एकीकरण नहीं होता है, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना नहीं जगती है। ठीक उसी प्रकार हमें यूनान की भी भावना को पढ़ना पड़ा, यूनान के राष्ट्रवाद को भी पढ़ना पड़ा कि यूनान किस तरह स्वतंत्र राष्ट्र अपने आप को घोषित करता है, किस तरह यूनान के लोग संघर्ष भरी जीवन को एक अच्छे जीवन में बदलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आज हम हंगरी के बारे में पढ़ेंगे, बोहेमिया के बारे में पढ़ेंगे कि हंगरी किस तरह अपनी राष्ट्रीयता की भावना को जगाया, बोहेमिया अपनी राष्ट्रीयता की भावना को कैसे जगाया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हर एक वीडियो में यह देखा था कि ऑस्ट्रिया अपना हस्तक्षेप हर एक जगह पर किया हुआ है, ठीक उसी प्रकार हंगरी में भी ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। किसका प्रभुत्व था? ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। हंगरी में भी ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1848 की क्रांति से हुई थी। हम लोग जानते हैं कि 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति और उसके बाद फिर इटली का एकीकरण। मीन्स 1848 की क्रांति एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रीयता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी और अहम योगदान दिया था। कौन? राष्ट्रीयता आंदोलन ने अपनी अहम भूमिका और योगदान दिया था, जिसमें कि 1848 की क्रांति में हंगरी भी अछूता नहीं रहा था। 1848 के क्रांति से प्रभावित होकर इसका नेतृत्व है यहाँ पर हंगरी में राष्ट्रीयता आंदोलन की नेतृत्व कौन कर रहा था? कोसुत और फ्रांसिस डिक, दो आदमी, कोसुत और फ्रांसिस डिक मिलकर कर रहे थे राष्ट्रीयता आंदोलन। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रिया के खिलाफ। क्यों? ऑस्ट्रिया उनके ऊपर शोषण कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। कौन? हंगरी। ऑस्ट्रिया कर रहा था किसके ऊपर? हंगरी के ऊपर। तो कोसुत जो था एक लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक कहने का मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति जो लोगों के लिए जिए, लोगों के लिए मरे, वह व्यक्ति जिसका सोच वो है कि लोग जो है अपना मुद्दा, अपना स्वतंत्रता, अपना सब कुछ जो है सबके समक्ष रख सके, वो लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक हुआ करता था। कौन? कोसुत हुआ करता था। वो चाहता था, वह वर्गहीन समाज तक अपनी आवाज को उठाना चाहता था। वह यह चाहता था कि मेरा जो आवाज है वर्गहीन समाज तक जाए। अब वर्गहीन समाज जाने का मतलब क्या हुआ? क्लासलेस सोसाइटी तक जाने का बात क्या हुआ? वर्गहीन समाज तक जाने की बात मतलब क्या हुआ इसका? वर्गहीन समाज वह समाज जहां तक कुछ नहीं पहुंच सकता, जहां तक आदमी तक नहीं पहुंच सकता है। और उस जगह पर हंगरी में अगर उस वर्गहीन समाज तक मेरी आवाज जाएगी तो राष्ट्रीयता भावना और पनपेगी, क्योंकि छोटे छोटे समाज के लोग भी राष्ट्रीयता भावना में जुड़ेंगे कि यहां पर भी हमको आजादी चाहिए, हमको चाहिए आजादी। तो वर्गहीन समाज तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहता था, लेकिन बाद में उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके खिलाफ? किसके द्वारा? ऑस्ट्रिया के द्वारा। ऑस्ट्रिया आधिपत्य का विरोध शुरू हुआ। ऑस्ट्रिया जो उसके ऊपर शोषण कर रहा था, किसके ऊपर? हंगरी के ऊपर, उसका आधिपत्य का विरोध शुरू हुआ और व्यवस्था में बदलाव का मांग किया गया। किसका व्यवस्था में? ऑस्ट्रिया जिसके ऊपर शोषण कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, उस अत्याचार से हटकर कोई व्यवस्था लाए ऑस्ट्रिया, तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे, अन्यथा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुमको हम लतिया के यहां से भगाएंगे। ऑस्ट्रिया सुधर जाओ। कौन बोल रहा था? कोसुत बोल रहा था, फ्रांसिस डिक बोल रहा था। तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है कि हंगरी और ऑस्ट्रिया जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है कि वहां की हंगरी की जनता भी अब राष्ट्रीयता भावना में अपना भाग लेने लगी। अब बोलने लगी हम तुम्हारे साथ हैं फ्रांसिस डिक, हम तुम्हारे साथ हैं कोसुत, तुम आगे बढ़ो। और यहां तक कि ऑस्ट्रिया की जनता पर भी प्रभाव पड़ा कि मेरे यहाँ का शासक जो है किस प्रकार वहां की जनता के ऊपर शोषण कर रहा है, वहां की जनता के ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो ठीक 31 मार्च 1848 का समय आता है जिसमें ऑस्ट्रिया सरकार जो है हंगरी का बात मान लेता है। टोटल बात। अब ऑस्ट्रिया सरकार डर गया, अगर ये बाप अगर हम इसका बात नहीं मानेंगे तो ये तो मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकता है, यहाँ तो मेरा संप्रभुत्व सब कुछ चला जाएगा। तो इसलिए ऑस्ट्रिया का जो सरकार है हंगरी का सब कुछ बात मान लेता है और वहां पर स्वतंत्र मंत्री परिषद बैठाने का मांग को कबूल कर लेता है। मीन्स हंगरी का जनता जो है चाहता था कि वहां पर स्वतंत्र मंत्री परिषद बने। मंत्री परिषद कहने का मतलब जहां मंत्री लोग आके बैठे, वहां जनता जिस मंत्री को चुनकर मंत्री बनाएगी, जनता जिस आदमी विधायक या मंत्री जिसको बनाएगी, जिसको चुनकर अपना नेता चुनकर बनाएगी, वो मंत्री परिषद बने, जहां पर वो लोग बैठ के किसी भी मुद्दा पर डिस्कस कर सके, राष्ट्रीयता भावना को जगा सके। अब वो मंत्री परिषद में सिर्फ जो है हंगरी का जनता बैठ सकता था। हंगरी का जनता बैठ सकता था कहां पर? स्वतंत्र मंत्री परिषद में। और वहां का मांग को कौन कबूल लिया? ऑस्ट्रिया का सरकार कबूल लिया।
प्रेस की सुरक्षा दी गई, राष्ट्रीय सुरक्षा सेना दिया गया कि आप भी सेना का अधिकार दिया गया, किसको, हंगरी को दिया गया कि आप भी यहाँ पर सेना रख सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सेना वहां पर अनिवार्य सेवा लागू कर दिया। सामंती प्रथा मतलब दास प्रथा वहां पर समाप्त कर दी गई कि आप जो है मेरा दास बनकर रहेंगे, नहीं, आप मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। किनको बोला गया, हंगरी को बोला गया। वह डायट जो प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी, उसका बैठक हमेशा प्रत्येक वर्ष बुडापेस्ट में, हंगरी की कैपिटल जो अभी हंगरी का कैपिटल है, उसमें बुडापेस्ट में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाएगा। कहां पर, डायट की बैठक बुडापेस्ट में प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाएगी। हंगरी में कौन, कोसुथ और फ्रांसिस डिक इस बात का निर्णय लिया और ऑस्ट्रिया की सरकार से मनवाया इस बात को। अब हंगरी का तो राष्ट्रीयता भावना जगी और हंगरी अपना स्वतंत्र हो गया, किससे, ऑस्ट्रिया से। कुछ छोटा सा राष्ट्र है जैसे पोलैंड हो गया, बोहेमिया हो गया, ये सब राष्ट्र भी किस तरह अपना जनता में राष्ट्रीयता भावना जगी, लेकिन कुछ के द्वारा दबा दिया गया, तो कुछ पूरा पनप गया, जिससे वहां पे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। तो पोलैंड में जो था रूस कब्जा किया हुआ था। रूस अपने आप में एक ताकतवर राष्ट्र, लेकिन पोलैंड छोटा सा राष्ट्र, जिसमें रूस के खिलाफ जाना कोई ये फायदेमंद नहीं समझा, ना तो ही इंग्लैंड ने समझा, ना ही फ्रांस ने समझा। और इंग्लैंड और फ्रांस जो है रूस के खिलाफ ना जाके उसका सपोर्ट, पोलैंड का सपोर्ट नहीं किया, जिससे क्या हुआ, रूस इस विद्रोह को दबा दिया। वहां पर जो पोलैंड में राष्ट्रवादी भावना पनप रही थी उसको दबा दिया गया, लेकिन पोलैंड के ऊपर अभी भी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित नहीं हो पाया। ठीक है, अब हम समझते हैं बोहेमिया के बारे में। बोहेमिया क्या था, बोहेमिया पे किसका शासन हुआ करता, वही खचड़ा राष्ट्र ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया शासन के अंतर्गत बोहेमिया होता था। बोहेमिया का जो शासन था वो कौन करता था, ऑस्ट्रिया करता था। जहां जहां राष्ट्रीयता के ऊपर शोषण हो रहा था, वहां वहां ये ऑस्ट्रिया आ जा रहा था। बोहेमिया में बहुसंख्यक जाति, जहां पर बहुत ज्यादा जाति के लोग, चेक जाति के लोग रहते थे। चेक जाति के लोग चाहते थे कि वहां पर खुद का सरकार का गठन हो, चेक सरकार का गठन हो, जिससे मांग कर रहा था किससे, ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया इसको दबा मानने से इनकार कर दे रहा था, इससे आंदोलन और हिंसात्मक हो गया और ऑस्ट्रिया इसको दबा दिया। ऑस्ट्रिया बोला, ए बैठो, अभी हम पावर में हैं। किसको बोला, बोहेमिया को बोला। तो राष्ट्र की जनता और शासक, वहां का राष्ट्र का जनता जो था और वहां का जो शासक था, कहां का, बोहेमिया का, वो अपना राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो अपना कुछ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। कौन, वहां की राष्ट्र की जनता और वहां का शासक। परिणाम स्वरूप इसका परिणाम क्या होता है कि बाल्कन क्षेत्र जो था, छोटा छोटा, बोहेमिया का एक क्षेत्र का नाम था बाल्कन, और वह बाल्कन छोटे छोटे राज्यों में एवं जातियों के समूह में भावना को पनपने लगा। क्या होने लगा, बाल्कन जो क्षेत्र था, कहां का क्षेत्र था, बोहेमिया का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी और छोटे छोटे जातियों में वो बट के पूरे समूह की भावना पनपने लगी। उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां का प्रादुर्भाव होने लगा। क्या होने लगा, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति आने लगी। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति मतलब मेरा साम्राज्य होगा, मैं हम सब अपना राष्ट्र को अपना शासन करेंगे, ना कि ऑस्ट्रिया करेगा। ऑस्ट्रिया अगर करने आएगा तो उसको लात जूता की मशीन में डाल के उसको कीमा बना देंगे। किसको, तो ऑस्ट्रिया को। तो ऑस्ट्रिया जो है उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां का प्रादुर्भाव हुआ, किसमें, बोहेमिया में, और औद्योगिक क्रांति का जिम्मेदार भी यही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है। और इसी प्रवृत्ति के कारण ही ऑटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ। ऑटोमन साम्राज्य जो ऑस्ट्रिया का सम्राट था, वो सम्राट जो है ध्वस्त हो गया, क्योंकि वहां पे साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां पनप गई। कहां पर, बोहेमिया में। और इसी प्रकार बोहेमिया अपनी राष्ट्रीयता भावना को जगा लिया और इससे क्या हुआ, पूरे राष्ट्र बोहेमिया जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। किससे, ऑस्ट्रिया से, और अपना खुला जिंदगी जीने लगा। कौन, बोहेमिया का जनता। बोहेमिया से ही केवल राष्ट्रीयता की भावना नहीं जन्मी, भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। सिर्फ बोहेमिया में ही 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, पूरे यूरोप के राष्ट्रवाद की क्रांति, फ्रांसीसी की क्रांति का प्रभाव सिर्फ बोहेमिया में ही नहीं पड़ा, बल्कि जो है भारत में भी पड़ा। भारत में भी इसका संदेश पहुंचता है, जिससे मैसूर का शासक कौन, टीपू सुल्तान 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हुआ। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, जैसा कि पहला वीडियो लेक्चर था यूरोप के राष्ट्रवाद का, उसमें से प्रभावित कौन हुआ था, टीपू सुल्तान। अपना भारत, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हुआ और जैकोबिन क्लब की स्थापना की। कौन से क्लब की, जैकोबिन क्लब का स्थापना करता है और स्वयं उसका सदस्य बन जाता है। कौन बन जाता है, तो टीपू सुल्तान बन जाता है। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष को लगाया था। स्वतंत्रता का एक प्रतीक का वृक्ष लगाया था। कौन,
टीपू सुल्तान लगाया था। स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष क्यों लगाया? क्योंकि बोहेमिया में, हंगरी में और फ्रांसीसी क्रांति में जो राष्ट्र स्वतंत्र होते जा रहा था, उस स्वतंत्रता के प्रतीक के लिए वो वृक्ष को लगाया था। यहां तक कि टीपू सुल्तान ही इससे अछूता नहीं रहा, बल्कि राजा राम मोहन रॉय भी इसमें अपना योगदान निभाए थे। किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय घटना में राजा राम मोहन रॉय काफी रुचि रखते थे। कौन? राजा राम मोहन रॉय जो थे अंतर्राष्ट्रीय घटना में काफी रुचि रखते थे। जैसा कि 1821 में नेपाल की क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति? नेपल्स की क्रांति हुई थी, जिसका विफलता पर बहुत ज्यादा दुख जताए थे। कौन? राजा राम मोहन रॉय। और 1823 का स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भी भेजे थे। कौन? राजा राम मोहन रॉय। तो इस प्रकार हमने यूरोप के राष्ट्रवाद के इतना बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा चैप्टर को कवर कर लिया है। आशा है कि इस वीडियो को अगर आप पूरे, इस सीरीज को, वीडियो सीरीज को अगर आप पूरे देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।